नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज हम इतिहास के उस सबसे भयावह, विनाशकारी और खतरनाक मोड़ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का अहंकार जलकर भस्म हो चुका है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि पूर्वी यूरोप के बर्फीले मैदानों से लेकर के फारस की खाड़ी की लहरों तक तबाही का वो तांडव शुरू हो चुका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के लंदन, बर्लिन और कीव तक की चूल्हे हिला कर रख दी हैं। एक तरफ जहां रूसी महासेना के अजय प्रहारों ने यूक्रेन के शहरों को शमशान घाट में तब्दील कर दिया है और कीव के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलों की भीख मांगते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका खुद ईरान के साथ छेड़े गए युद्ध के महादलदल में ऐसा फंस चुका है कि ट्रंप को अपनी ही अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए 100 साल पुराने जोन्स एक्ट कानून की धज्जियां उड़ानी पड़ गई। मॉस्को के क्रेमलिन में बैठे व्लादिमीर पुतिन और तेहरान के सुरक्षा बंकरों से काम कर रहे अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई के रणनीतिक गठजोड़ ने वॉशिंगटन के सुपर पावर होने के फर्जी मुकुट को धूल में मिला दिया है। आज हम आपको उस एक खौफनाक सच से रूबरू कराएंगे जिसे छिपाने के लिए पश्चिमी मीडिया दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था। बीती रात रूस और यूक्रेन के बीच वो खूनी और भयानक प्रलय देखने को मिला जिसकी मिसाल पूरे युद्ध के इतिहास में नहीं मिलती। रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस ने रात के अंधेरे में यूक्रेन के कोने कोने पर बारूद की ऐसी बारिश की है कि पूरा आसमान शोलों से भर गया। 219 से अधिक मिसाइलों और शायद 136 सुसाइड ड्रोन के इस संयुक्त जलजले ने यूक्रेन के सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ईंट से ईंट बजा दी। यूक्रेन का दिल कहे जाने वाले कीव के मध्य जिले में स्थित विशाल सैन्य गोदामों पर जब रूसी मिसाइलें गिरी तो भीषण आग की लपटों ने पूरे शहर को ढक दिया। ओडेसा और माइकोलाइव के काले सागर बंदरगाहों पर नाटो के दिए हथियार, इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूल डिपो को रूसी सटीक हमलों ने एक ही सेकेंड में भस्म कर दिया। ओडिशा में दर्जनों इमारतों ताश के पत्ते की तरह ढह गई और तटीय इलाके मलबे का ढेर बन चुका है। खार्किव शहर में रूस के हाइपरसोनिक और निर्देशित बमों के प्रहार ने वो भयानक मंजर पैदा किया जिसने देखकर नाटो के जनरलों के रोंगटे खड़े हो गए। बहुमंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक पर हुए हमले में कई बेकसूर अपनी जान गंवा बैठे और दर्जनों मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए। खार्किव के मेयर इहोर लाचारी में रेस्क्यू टीमों को तैनात कर रहे हैं, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि यूक्रेन के पास अब रूस की इन हमलों को रोकने की रत्ती भर भी क्षमता नहीं बची है। ज़ेलेंस्की कई महीनों से वॉशिंगटन और यूरोपीय आकाओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्हें अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और उनके इंटरसेप्टर दिए जाएं, लेकिन ज़ेलेंस्की अब समझ में आ चुका है कि पश्चिमी आकाओं ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक दिया है। पैट्रियट सिस्टम को इंटरसेप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है और यूक्रेन अब आकाश अब पुतिन की मिसाइलों के लिए पूरी तरह खुला मैदान बन चुका है। यूक्रेन के पैट्रियट मिसाइलें क्यों नहीं मिल पा रही हैं? इसका सबसे बड़ा और कड़वा सच ये है कि अमेरिका खुद फारस की खाड़ी में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ छिड़े महायुद्ध में अपनी गर्दन तक फंस चुका है। पेंटागन के पास खुद अपने एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट इंटरसेप्टर की भयंकर कमी हो गई है, क्योंकि ईरान के हाइपरसोनिक प्रहारों से अमेरिकी नौसेना और उसके मिडिल ईस्ट स्थित सैन्य अड्डों की रक्षा करने में ही पेंटागन के सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं। बदहवा ज़ेलेंस्की अब इतने लाचार हो चुके हैं कि वे अमेरिका से यूक्रेन के भीतर ही पैट्रियट बनाने की अनुमति मांग रहे हैं, या फिर एलन मस्क के उनके स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करके रूस के अंदर मिसाइल लॉन्चरों को गाइड करके हमला करने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन एलन मस्क और वॉशिंगटन दोनों जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुतिन का गुस्सा अंतरिक्ष में उनके सैटेलाइटों को भस्म कर देगा। अपनी जमीनी हार और आसमान में पूरी तरह पंगु होने के बाद यूक्रेनी सेना अब केवल हताश में सीमावर्ती रूसी नागरिक इलाकों पर ड्रोन दागकर अपनी खींच मिटा रही है। यूक्रेन ने रूस के बेलागोरेड और तटीय शहर पर रात भर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किए। बेलगोरेड में यूक्रेनी हमलों में 29 अपार्टमेंट ब्लॉक, 5 निजी मकान और
प्रशासनिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें एक 4 साल की मासूम बच्चे समेत 5 नागरिकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। मलबे में गिरने से व्यापारिक प्रतिष्ठान तबाह हुए, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय ने करारा जवाब देते हुए एक ही रात में यूक्रेन के 153 ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया और खार्किव व ओडेसा में उन सभी ड्रोन वेयरहाउसों और फ्यूल डिपो को मलबे में तब्दील कर दिया, जहां से ये हमले संचालित किए जा रहे थे। यूक्रेन ने नाटो की खुफिया मदद से रूस के अंदर 600 मील से अधिक गहराई में घुसकर ततास्त्रान क्षेत्र के स्थित तानेको और तेल रिफाइनरी और औद्योगिक परिसरों पर अपनी आत्मघाती ड्रोन दागे। इस हमले में 7 उज़्बेक नागरिकों को, एक बच्चे समेत 13 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक की घोषणा की गई। यूक्रेन का मकसद रूस के फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज जैसी नागरिक संस्थानों को निशाना बनाकर रूस में ईंधन और आपूर्ति का संकट पैदा करने था। लेकिन पुतिन की वॉर इकोनॉमी इतनी विशाल और लचीली है कि इन छोटे मोटे हमलों से रूस के सैन्य अभियानों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ सकता। उल्टे इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के पूरे एनर्जी ग्रिड को अंधकार में धकेल दिया। रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने रात के वीडियो संबोधन में पूरी तरह से मानसिक संतुलन खोते हुए नजर आए। ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन का यह कहकर मजाक उड़ाने की नाकाम कोशिश की कि रूस अपने इतिहास में पहली बार उत्तर कोरिया की मदद के बिना युद्ध नहीं लड़ पा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की के इस खोखले बयान के पीछे का असली खौफ पूरी दुनिया देख सकती है। ज़ेलेंस्की ने खुद कबूल किया है कि उत्तर कोरिया अपनी 50,000 की नई खूंखार सैन्य टुकड़ी को रूसी क्षेत्र में तैनात करने जा रही है और उसको मॉस्को उत्तर कोरिया से भरी मात्रा में और आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें प्राप्त हो चुकी हैं। ज़ेलेंस्की का यह कबूलनामा साबित करता है कि पुतिन और किम जोंग उन का यह ऐतिहासिक गठजोड़ नाटो को पूरी युद्ध मशीनरी को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन और किम जोंग उन की इस बढ़ती ताकत से घबराए ज़ेलेंस्की अब एशियाई देशों के दरवाजे पर जाकर भीख मांग रहे हैं। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपीन जैसे अमेरिकी पिट्ठू देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के आधुनिक युद्ध के मैदान में अनुभव हासिल कर रहा है और अपनी मिसाइल व हथियार तकनीक की कमियों को सुधार रहा है। ज़ेलेंस्की ने चीख कर कहा कि काल यही उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया और एशियाई देशों के लिए सबसे बड़ा काल बन जाएगा। इसलिए एशिया प्रशांत देशों को तुरंत यूक्रेन की एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए मदद भेजनी चाहिए। लेकिन एशिया के देशों भली बात जानते हैं कि यूक्रेन एक डूबती हुई नैया है और वह किम जोंग उन की बैलिस्टिक मिसाइलों से उलझना अपने ही विनाश को न्योता देना है। युद्ध के मैदान में यूक्रेनी वायुसेना का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। सोमवार को दक्षिण ओडेसा क्षेत्र में एक रूसी ठिकानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे यूक्रेन का बहुमूल्य MiG-29 लड़ाकू विमान हवा में ही मिसाइल लॉन्च करते समय एक संदिग्ध तकनीक विफलता या रूसी एयर डिफेंस के शिकार के कारण आग के गोले में तब्दील हो गया। यूक्रेनी वायुसेना ने टेलीग्राम पर रोते हुए कबूल किया है कि मिसाइल दागते ही विमान में भयानक आग लग गई और पायलट का नियंत्रण छूट गया। हालांकि पायलट पैराशूट से कूदकर बच गया, लेकिन यूक्रेन के पास बचे खुचे गिने चुने लड़ाकू विमानों में से एक और विमान हमेशा के लिए राख हो गया। यह घटना साबित करती है कि यूक्रेन का आसमान अब पूरी तरह से रूसी लड़ाकू पायलटों के पूर्ण नियंत्रण में है। मंगलवार की तड़के सुबह रूसी रक्षा बलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव और रणनीतिक शहर जापोरिजिया पर मिसाइलें और गाइड बमों से ऐसा भीषण हमला बोला कि पूरा शहर धमाकों की गूंज से कांप उठा। कीव की केंद्रीय सैन्य प्रशासन ने पुष्टि की कि मध्य जिले में नाटो के सैन्य सामान से भरे विशाल गोदामों में भीषण आग लग गई। पूरे शहर में 40 मिनट तक एयर रेड सायरन बजते रहे और मेयर विटाली और डॉक्टरों और रेस्क्यू टीम को इमरजेंसी मोड में भेजना पड़ा। वहीं जापोरिजिया के गवर्नर इवान ने कबूल किया है कि रूसी वायुसेना के भारी गाइडेड बमों ने यूक्रेनी सेना के अग्रिम
कमांड सेंटरों को जमींदोज कर दिया। यूक्रेन का कोई भी शहर अब रूसी प्रहारों से सुरक्षित नहीं बचा है। एक तरफ जहां मोर्चे पर रूसी सेना दुश्मनों को सफाया कर रही है, दूसरी तरफ मॉस्को के भीतर राष्ट्रपति पुतिन ने देश के अंदर छिपे गद्दारों और पश्चिमी एजेंटों की सफाई का काम पूरा कर दिया है। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए देश की आखिरी पश्चिम समर्थित शांति विरोधी पार्टी यानी लोगों को आगामी स्टेट डूमा संसदीय चुनाव से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। प्रो क्रेमलिन रोदीना पार्टी की याचिका पर कोर्ट ने लोगों के 7 उम्मीदवारों को बैन कर दिया। कोर्ट के बाहर अब 500 से अधिक पश्चिमी पिट्ठुओं ने शर्म करो के नारे लगाए तो रूसी सुरक्षा बलों ने कुछ ही मिनटों में भीड़ को तितर-बितर कर दिया और 40 से अधिक असामाजिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार कर लिया गया। पुतिन ने साफ कर दिया है कि युद्ध के समय देश के खिलाफ काम करने वालों के लिए रूस में केवल जेल ही एकमात्र जगह है। पश्चिमी देशों की खुशी आहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वीडन की खुफिया एजेंसी सैपो ने दावा किया है कि उसने अपने देश में चल रहे एक कथित रूसी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। स्वीडिश अधिकारियों का आरोप है कि रूस की विदेश खुफिया सेवा एसवीआर के इशारों पर कूटनीतिक छूट यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का फायदा उठाकर 3 लोग स्वीडन और नाटो को बदनाम करने का काम कर रहे थे। हालांकि स्वीडन ने कबूल किया है कि तीनों व्यक्ति पहले ही स्वीडन छोड़कर सुरक्षित निकल चुके हैं। घटना साबित करती है कि पश्चिम देश और नाटो सदस्य स्वीडन रूस के खुफिया नेटवर्क से इस कदर डरे हुए हैं कि वे अपनी ही सुरक्षा कर्मियों का ठीकरा मॉस्को पर फोड़ने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपनी हार तय देखकर जेलेंस्की अब दुनिया के अलग अलग कोने में हाथ पांव मार रहे हैं। सोमवार को जेलेंस्की ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर लंबी बातचीत की। जेलेंस्की ने कबूल किया कि यूक्रेनी अधिकारियों की एक पूरी टीम इस समय रियाद और मिडिल ईस्ट में मौजूद है जो ड्रोन तकनीक, खाद्य सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 4.5 साल के युद्ध में ईरानी डिजाइन ड्रोनों से निपटने में महारत हासिल कर ली है और वे अब इस ज्ञान को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ साझा करना चाहते हैं। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस भली बात जानते हैं कि रूस और ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को बिगाड़ कर यूक्रेन जैसे डूबते देश का साथ देना एक रणनीतिक खुदकुशी होगी। मध्य पूर्व के मोर्चे पर व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी शानदार कूटनीतिक और सैन्य चाल चली है जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि रूस भूमध्य सागर पर स्थित अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक होमिम एयरबेस और टार्टस नेवल बेस का पूर्ण नियंत्रण छोड़कर इन्हें नए सीरियाई प्रशासन के साथ एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण यानी ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील करने जा रहा है। दिसंबर 2024 में बशर अल असद के सत्ता से हटने और अहमद अल शरा अबू मोहम्मद अल जोलानी के नेतृत्व वाली नई सरकार आने के बाद अमेरिका को लग रहा था कि रूस मिडिल ईस्ट से बाहर हो जाएगा, लेकिन पुतिन ने नई सरकार के साथ नया समझौता करके अपनी सैन्य मौजूदगी को नए रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया है। इधर वाशिंगटन की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही अर्थव्यवस्था को बिखरने से बचाने के लिए 100 साल पुराने मर्चेंट मरीन एक्ट यानी जोन्स एक्ट की पाबंदियों में 90 दिनों का विस्तार इमरजेंसी आदेश जारी करना पड़ा। 1920 का जोन्स एक्ट यह अनिवार्य करता है कि अमेरिकी बंदरगाहों के बीच केवल अमेरिका में बने अमेरिकियों के स्वामित्व वाले और अमेरिकी क्रू वाले जहाज ही तेल और सामान ले जा सकते हैं। लेकिन ईरान के साथ छेड़े गए युद्ध के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति ठप हो चुकी है और अमेरिका में पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने एक्स पर रोते हुए कबूल किया कि यह 90 दिन का विस्तार अमेरिकी सेना और महत्वपूर्ण उद्योगों को आवश्यक ईंधन, गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल का नियंत्रण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप प्रशासन पर अमेरिकी फार्म ब्यूरो और पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट पर हमला भारी दबाव था कि उन्हें 100 साल पुराने कानून को सस्पेंड करना पड़ा ताकि विदेशी झंडे वाले टैंकर अमेरिकी बंदरगाहों के बीच ईंधन की आवाजाही कर सके। सोचिए, जिस अमेरिका को अपनी घरेलू नौसेना पर घमंड था, आज वह ईरान द्वारा बंद किए गए हॉर्मुज और ईंधन संकटों के कारण विदेशी जहाज़ों के रहमो करम पर आ चुका है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका के अंदर ही भयंकर राजनीतिक गृहयुद्ध छिड़ गया है। अमेरिकी
सांसदों और अमेरिकन मैरीटाइम पार्टनरशिप समूहों ने ट्रंप के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि विदेशी जहाज़ों को छूट देने से अमेरिका की अपनी घरेलू समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यद्यपि विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी टैंकरों को अनुमति देने के बावजूद अमेरिकी जनता को पेट्रोल पंपों पर केवल कुछ सेंट की ही राहत मिलेगी। लेकिन अमेरिका का यह कदम साबित करता है कि ईरान के साथ युद्ध लड़ना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ IRGC और उसके नए सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रजाई ने अमेरिकी नौसेना का जीना हराम कर दिया है। फारस की खाड़ी से गुजरने वाले हर एक तेल टैंकर की चाबी अब तेहरान के पास है। अमेरिका और इजराइल ने जो युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू किया था वह अब खुद उनके गले की फांस बन चुका है। अमेरिका में उर्वरक की कमी से किसान सड़क पर आ चुके हैं, ईंधन संकट से आम नागरिक त्रस्त हैं और वाशिंगटन के रक्षा रणनीतिकार इस बात से डरे हुए हैं कि अगर कुछ युद्ध और महीने चला तो डॉलर की साख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज की तारीख में वैश्विक सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन का रूस, अयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का ईरान और किम जोंग उन का उत्तर कोरिया एक ऐसा अजय त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस बना चुका है जिसके पास असीमित बारूद, हाइपरसोनिक मिसाइलें और लाखों खूंखार सैनिक हैं। दूसरी तरफ नाटो का जर्जर होता पैट्रियट मिसाइलों से खाली पड़ा अमेरिका और बंकरों में छिपकर रोते हुए जेलेंस्की हैं। पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की हार अब कोई संभावना नहीं है, बल्कि आंखों के सामने घटित हो रही कड़वी हकीकत है। पूर्वी यूरोप के बर्फ से ढके रण क्षेत्रों में ध्वस्त होती नाटो की रणनीतिक और फारसी खाड़ी के मुहाने पर असहाय तैरते अमेरिकी नौसैनिक बेड़े दरअसल उस ऐतिहासिक बदलाव के साक्षी हैं जिसे आने वाली नस्लें पश्चिमी प्रभुत्व के अंत के रूप में याद रखेंगे। जब वॉशिंगटन का अहंकार अपने ही देश में ईंधन बचाने के लिए 100 साल पुराने कानूनों की बैसाखियों पर टिक जाए और क्यों की कठपुतली सरकार खाली हो चुकी, मिसाइलों डिपो को देखकर अपने ही सहयोगियों को कोसने लगे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर की दादागिरी पर टिकी पुरानी व्यवस्था अब आखिरी सांसें ले रही है। मॉस्को, तेहरान और उसके रणनीतिक सहयोगियों का यह अभेद्य मोर्चा केवल युद्ध के मैदान में विजय दर्ज नहीं कर रहा, बल्कि एशिया, मध्य पूर्व और यूरेशिया के आर्थिक तंत्र को पश्चिम प्रतिबंधों और सैन्य ब्लैकमेल से हमेशा के लिए आज़ाद कर रहा है। एक ऐसी नई मल्टीपोलर दुनिया जहां संप्रभु राष्ट्र अपने शर्तों पर अपना भविष्य लिखेंगे, न कि वॉशिंगटन के किसी फरमान पर। दर्शकों, आज का यह महाकवरेज इस बात का ऐतिहासिक सबूत है कि दुनिया अब एक ध्रुवी यानी यूनिपोलर अमेरिका वर्चस्व से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। कीव में जलती इमारतें, ओडिशा में स्वाहा होती नाटो के गोदाम, वॉशिंगटन में कैटरिंग वैन और जोन्स एक्ट के सहारे सांसें गिनता ट्रंप प्रशासन और फारस की खाड़ी से लेकर सीरिया तक रूस और ईरान का अजय परचम, यह सब चीख कर गवाही दे रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की इस आग में पश्चिमी साम्राज्य भस्म हो चुका है। पुतिन की रणनीतिक चालों और तेहरान के कड़े प्रहारों ने साबित कर दिया है कि अब दुनिया पर हुकूमत वॉशिंगटन नहीं बल्कि मॉस्को और तेहरान की चलेगी। आपकी इस महाक्रांति पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की आक्रामक, बेबाक और निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। और फिलहाल हमारे इस खास शो में भी सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।